व्हाट इज डी एंड एफ ब्लॉक। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज डी एंड एफ ब्लॉक, तो आप क्या आंसर देंगे? सबसे पहले चैप्टर का नाम और चैप्टर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, तो लिखेंगे आंसर। अगर कॉपी अगर है तो स्पीड से लिखते जाएंगे। कॉपी में लिखेंगे कि ए ट्रांजिशन एलिमेंट मे बी, दिख रहा है, हाँ ठीक है, मे बी डिफाइंड एज, हम इसे डिफाइंड कर सकते हैं एज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के तहत, हुज एटम, a transition element may be defined as an element whose atom in the ground state or ion in common oxidation state has incomplete subshell has electron 1 to 9, ये है 9, NINE 9, ये है डेफिनेशन। तो अब आप बोलेंगे, जिनका हम नाम लेंगे वो बोलेंगे कि डी एन एफ ब्लॉक, बताइए कि डी एन एफ ब्लॉक किसे कहेंगे? डी एन एफ ब्लॉक, तो बताइए। पहला ट्रांजिशन एलिमेंट, पहला कौन? पहला माइक ऑन करके बोलेंगे, पहला ट्रांजिशन एलिमेंट और उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके पास क्या होना चाहिए? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वर्ड याद रहेगा तभी आपको डेफिनेशन भी याद रहेगा। कौन से फॉर्म में? तो ग्राउंड स्टेट में। किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। और क्या, कौन से स्टेट में? आयन के स्टेट में। और उसका इनकम्प्लीट सबसेल होना चाहिए। उसका सबसेल क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट। जैसे देखिए 3D 1 रहेगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट, 3D 2 रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट, 3D 3 रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट, 3D 4 रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट, 3D 5, 3D 6, 3D 7, 3D 8, 3D 9, यहां तक को मानता है ट्रांजिशन एलिमेंट, यहां से यहां तक को। और 3D 10 वाले को कहता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट हम आगे बताएंगे कि क्यों नहीं होगा। लेकिन डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो उसमें लिखना होगा 1:9। जबकि पेरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है कि पेरियोडिक टेबल में नहीं दिया हुआ है 3D10, 3D10 भी दिया हुआ है जिंक में, जो कि डी ब्लॉक में ही उसको रखता है। लेकिन कहा जाता है कि वह डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। और क्यों उसको रखा गया है तो इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट है, आगे जाकर हम बताएंगे। लेकिन हम पहला दिन, अगर कल हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आपको कौन सा चैप्टर बोलना है? पी ब्लॉक नहीं, कौन चैप्टर बोलेंगे? हाँ, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक पहला कॉन्सेप्ट। डी एंड एफ ब्लॉक को हम दूसरा नाम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं डी ब्लॉक को, अभी किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को भी हम बताएंगे। तो डी ब्लॉक अभी हम बता रहे हैं, चैप्टर का नाम है टोटल डी एंड एफ ब्लॉक।
चैप्टर का नाम क्या है टोटल? डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें डी ब्लॉक का ये डेफिनेशन है। ये क्या है? डी ब्लॉक का डेफिनेशन। तो टॉपिक समझ में आ गया कि डी ब्लॉक का हम क्या लिखेंगे कि यह एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और ग्राउंड स्टेट हो या आयन के स्टेट में वह कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो और उसका इनकम्प्लीट सबसेल हो और उसके पास इलेक्ट्रॉन हो 1:9। तो इतना याद हो गया आपको? याद रहेगा? तो नेक्स्ट क्लास में अगर हम पूछेंगे कि कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर तो 100% नाम याद रखिए। कौन सा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो अब 12 में चले गए, तो सब्जेक्ट तो आपको याद रहेगा। समझ गए? सब्जेक्ट तो क्या रहेगा? आपको याद रहेगा। अब आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि डी ब्लॉक होता ओरिजिनली कहां पर है, किसके किसके बीच में होता है? क्या जानते हैं कि किसके किसके बीच में होता है डी ब्लॉक? खटखट क्या आ रहा? आवाज आ रही है? जी सर खटखट क्या आ रही है? आवाज तो यहाँ जा रही है। किन्हीं को कट कट के भी आवाज आ रही है? नो सर। नो। तो जिनका कट कट के थोड़ा आवाज आ रहा है वो थोड़ा सा, जैसे अगर ग्राउंड फ्लोर में है वो चले जाएं अप फ्लोर पर, और जो नीचे में है अपने पैर के नीचे वो पैर पर चढ़ जाएं और मुस्कुराएं। और क्या करें? मुस्कुराते हुए पढ़ें, तब याद होगा। तो बताइए अजनीश झा, चैप्टर का नाम याद हो गया? जी सर, डी एंड एफ ब्लॉक। वेरी गुड, डी एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक का नाम क्या है दूसरा? ट्रांजिशन एलिमेंट। वेरी गुड, बस इतना ही याद कराना था, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बताया जाता है कि डी ब्लॉक यहां होता है, डी ब्लॉक यहां होता है। डी ब्लॉक कहां होता है? यहां होता है। और यहां होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आप देखे होंगे। और यह भी देखे होंगे यहां से यहां तक के बीच में D1, D2, D3, D4 ऐसे ऐसे करके D10 तक होता है। और इस साइड में होता है S ब्लॉक। इस साइड में क्या होता है? S ब्लॉक, जिसमें देखते होंगे यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम नहीं होता है, हाइड्रोजन, यहाँ सोडियम, यहाँ पोटासियम रहता है, बेरिलियम होता है, कैल्शियम होता है, ऐसा। तो इसको कहा जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसको क्या कहा जाता है? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इस साइड में आप देखे होंगे कि इसको कहते हैं, इधर रहता है पी ब्लॉक, जरूर आप देखे होंगे। पी ब्लॉक दिख रहा है इधर? क्या दिखता है? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में आप एलिमेंट देखे होंगे कौन कौन? सबसे ज्यादा निगेटिव वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऐसा देखे होंगे। ये देखे हैं? अब इधर देखिए, इधर सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाला जैसे Na+, और इधर सबसे ज्यादा निगेटिव वाला क्लोरीन माइनस, देखे हैं? तो ये हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हो गया मोस्ट इलेक्ट्रो कौन चीज? निगेटिव। और इस दोनों के बीच में यह फंसा हुआ है, ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब यहां से यहां तक ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब सामान को भेजना, पटना से दिल्ली, आपके गांव से पटना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? गांव से एक बार चला गया शहर, गांव में छोटा छोटा मकान, एक बार दिल्ली चला गया बड़ा मकान में। समझ गए? गांव में 10-20 को मोटरसाइकिल, शहर में लाइन बाय लाइन मोटरसाइकिल। तो एक हो गया मोस्ट निगेटिव, एक हो गया मोस्ट पॉजिटिव। टॉपिक समझ में आ गया? इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला निगेटिव। और इस दोनों के बीच में डी ब्लॉक फंसा हुआ है। इस दोनों के बीच में क्या है? डी ब्लॉक फंसा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसको क्यों कहेंगे? तो हम बोलेंगे पहला
कि वह मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वह मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट के बीच में है और इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रहेगा? जी सर। हाँ बोलेंगे। पहला क्या किसके किसके बीच में होता है? पहला एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वेरी गुड, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यही चाहिए, इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। बात समझ गए? जैसे किसी का भोज हो रहा है तो उसको चावल दाल सब्जी अच्छा से पूछ लीजिए, उससे ज्यादा उसको जरूरत नहीं है। ये नहीं कि अब उसको रहने खाने का पूरा व्यवस्था कीजिए, वो जरूरत नहीं है। कुछ आदमी खाने के लिए जाते हैं, उनको खाना सिर्फ मिल जाना चाहिए। उसी प्रकार से ट्रांजिशन एलिमेंट को समझने के लिए सिर्फ आपको समझना है कि वह मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कौन चीज? ट्रांजिशन एलिमेंट। एक और दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम बनाए हुए हैं ये सब क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपको शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसमें ये पूछा हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, तो आंसर उसमें ABCD में कोई न कोई रहेगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में जो रहेगा उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जस्ट इसके पहले बताए हम आपको कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्या शो करेगा? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कहां से कहां तक करेगा? तो D1 से कहां तक करेगा? D9 तक करेगा। और क्या होगा? इनकम्प्लीट सबसेल होगा। क्या होगा? इनकम्प्लीट सबसेल होगा। टॉपिक समझ में आ गया? डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक समझ में आ गया? जी सर। ये हो गया मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। दूसरा निगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब अगर पूछ दिया जाए आपको DNF ब्लॉक में, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको डी ब्लॉक। DNF ब्लॉक में क्या पढ़ा रहे हैं? डी ब्लॉक के बारे में बता रहे हैं। अब अगर पूछ दिया जाए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? तो डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो क्या लिखेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट का। अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी या सब्जेक्टिव टाइप में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो व्हाट वुड यू लाइक टू राइट? क्या आप पसंद करेंगे लिखना? तो ये याद है आपको? नहीं याद होगा। देखिए n-1 उसके बाद क्या होता है? 1 to 10 n s 0 to 2। ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? जी सर। खुशबू पंडित का डिस्कनेक्ट हो गया था, चलिए एक्सेप्ट कर लिए। एग्जाम्पल में क्या है? n बराबर अगर हम माने कम से कम 4, n बराबर कम से कम इसमें 4 मानना होता है, जो कि 11th में आपको पढ़ना होता है, जरूर आप जानते होंगे कि 4s के बाद ही आता है d। तो n बराबर 4, n बराबर क्या हो गया? 4 माइनस 1 कितना हुआ? 1 2 10। n बराबर 4 s 0 2 2। समझ गए? अब देखिए 3d 1 2 10 और 4s कितना? 0 2 2। जैसे दिख रहा है, जैसे जिंक का लिखना हो, जैसे हमें किसका लिखना हो? जिंक का। तो क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर याद है? 30। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर 30। इसी तरह से बोलिए, जैसे ही बोले अगर याद है
Zn का एटॉमिक नंबर असनीश झा बताइए। 30. वेरी गुड। एटॉमिक नंबर 30, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसका होता है, पिछले क्लास में बताए थे कि यहां पर एक अक्रिय गैस का नाम लिखेंगे। 30 से पहले कौन अक्रिय गैस याद किए हैं? एक होता है 2, दूसरा होता है 10, तीसरा होता है 18। तो तीसरा होगा 18 वाला, यहाँ किसका होगा? 18। किसका होता है 18? Argon. आर्गन। वेरी गुड, यही हम चाहते थे, आर्गन। उसके बाद यहां होगा 4s2, तो 18 2 20 और 3d 10। ये देखिए, है ना, 3d 10। दूसरा एक और एलिमेंट का नाम हम लिखना चाहते हैं, एक और एलिमेंट का नाम लिखना चाहते हैं, एक और एलिमेंट का नाम, जैसे मैग्नीज। मैग्नीज का अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25. 25। ये अजनीश साहब बताइए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज? 25. हाँ, अगर हम एक बार पूछे, अगर कोई जवाब दिया, अगर वह सही होगा तो सुन लेना है तुरंत, हम तुरंत फिर आपसे पूछ देंगे। हो गया याद, तरीका यही याद कराने का है। जैसे कोई गांव में आया, किसी को शादी विवाह है, वो आया आदमी तो हाँ बोल दिए, फिर दूसरा कुछ आ गया, कहाँ है सामान उसका, तो रखवा दो, हो गया, कंफर्म हो गया कि हाँ सब चीज सही चल रहा। उसी प्रकार से एक जैसे ही पूछे मैग्नीज, एक ने आंसर दिया 25, फिर हम आपको पूछ लिए बताइए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आप बता दिए कि 25 होता है, हो गया, बस इतना ही काम। मैग्नीज के बारे में सबसे फर्स्ट इंप्रेशन, इसका एटॉमिक नंबर याद करना है। दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले 18 लिखेंगे, आर्गन। उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? 18 4s2, 18 2 20। उसके बाद 3d5, 25 हो गया। बस इसी में आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन गया, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन गया, और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, और वह इंपॉर्टेंट है क्रोमियम का। क्रोमियम का बताइए कितना होगा? 24. बताइए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। यहां पर हम कौन सा तत्व का नाम लिखेंगे? Argon. आर्गन जी सर। लिखेंगे। उसके बाद किसका लिखेंगे? 4s2, नहीं, 3d4. 4s2 3d 4s1 ये एक्सेप्शन है। 4s1 वाला क्या है? एक्सेप्शन। और 3d5 ये है क्रोमियम का एक्सेप्शन, जो कि हम अभी बताएंगे आपको, जो कि हम अभी क्या करेंगे? बताएंगे। तो देखिए, आपसे हम पूछेंगे व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? आंसर दीजिए। n-1 1 to 9 and ns मतलब 0 to 2. वेरी गुड। n-1 1 2 9 ns 0 2 2। बोलिए एक बार, प्रैक्टिस कीजिए, बिना बोले हुए, नहीं तो कुछ से कुछ बोलने लगिएगा। बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। n-1 9 हाँ ns 10 हाँ, वेरी गुड। and तो- NS 0 to 2. हाँ, 0 to 2, वेरी गुड। ये बोलने का प्रैक्टिस हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो गया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर हो गया, याद हो गया। एग्जाम्पल में सबसे कम हम किसका लेंगे? n बराबर कितना लेना होगा? कम से कम 4। n बराबर कम से कम, ऐसा नहीं कि इसमें d में कभी भी 1 2 3 नहीं होता है। n बराबर कम से कम इसमें 4 लेना होता है। n बराबर कम से कम 4 लेना होता है। जैसे कोई बच्चा है, वो कहेगा हम मोटरसाइकिल पर चढ़ जाएंगे, तो चढ़ जाएगा, तो कैसे चढ़ जाएगा? उसका तो लंबाई है नहीं, तो जब तक उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी तब तक वो नहीं पहुंचेगा डी ब्लॉक में। बात समझ गए? पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में नहीं आएगा, उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? n बराबर 4।
4 हाँ, n बराबर 4। क्यों? क्योंकि 1s के बाद कहीं नहीं देखे होंगे 1d, 2s के बाद कभी भी नहीं देखे होंगे 2d, 3s के बाद 3s में 3d आता है, लेकिन एनर्जी लेवल में 11th में पढ़ाया जाता है कि एनर्जी लेवल के हिसाब से 3d बाद में आता है और 4s पहले आता है। ये 11th में पढ़ना रहता है कि ऐसे देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता है तो यहाँ लिखता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 3d। उसके बाद लिखाता है 4s, 4p, 4d और 4f, ऐसा लिखाता है। लेकिन ये जो 3d वाला जो कंसेप्ट है, सांप वाला देखे होंगे, ऐसे ऐसे जो काटता है, देखे थे ना? कहीं न कहीं आप अपने बुक में इस प्रकार का देखे थे। उस कंसेप्ट में बताया गया है कि 3d आएगा बाद में और 4s आएगा पहले। हाँ, तो उसी के आधार पर, जिसको कहता है हम लोग एनर्जी लेवल, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के आधार पर 1s के बाद आता है 2s, 2s के बाद आता है 2p, 2p के बाद आता है 3s, 3s के बाद आता है 3p, लेकिन 3p के बाद 3d नहीं आता है, पहले आता है 4s, तब आता है 3d और तब आता है 4p। समझ गए? तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कम से कम 3d तक याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि 4d कहाँ रहेगा, फिर 5d कहाँ रहेगा, तो ये सब भी बताते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी लेवल के हिसाब से चल गया। तो बताइए कि 3d किसके बाद आएगा? 4s के बाद। बस यही बताना है। 3d किसके बाद आएगा? 4s के बाद। एक और बता देते हैं, 4d किसके बाद आएगा? 5s के बाद, एक कम वाला 5s के बाद। 6d किसके बाद आएगा? 5d 6d किसके बाद आएगा? ये हो गया 6s, ये हो गया 7s। एक कम वाला कर दीजिएगा, ठीक है? डी वाला एक कम आएगा हमेशा, ये याद रखिएगा। पार्ट बाय पार्ट याद करा रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट याद होगा, एक ही बार में याद नहीं होगा, क्योंकि किताब भी आपके पास, मोबाइल भी आपके पास, वीडियो भी वेराइटी का आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि किताब आपके पास तो याद भी आपको हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको याद हो गया, n बराबर कम से कम कितना मानेंगे? 4। वेरी गुड। अगर n बराबर 4 मानेंगे तो एक बताइए हमें, Zn का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 30। उसमें इनर्ट गैस कौन सा यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में? आर्गन। आर्गन के बाद क्या लिखेंगे? 4s2 3d 10। 4 आर्गन 18, आर्गन हो गया 18, 4s2 हो गया 2 और 3d 10 हो गया 10। आर्गन हो गया यहाँ पर 18, ये हो गया 4s2 और ये हो गया 3d 10, ये हो गया जिंक। याद हो गया जिंक? जिंक अब हमेशा याद रहेगा। यस सर। चलिए, जिंक वाला याद हो गया। अब आपको बताना है एक और, मैग्नीज। 25। मैग्नीज का बताना है। मैग्नीज 25। मैग्नीज का होगा 25। 25 को समझने के लिए हमें लिखना होगा 18 प्लस 2 प्लस 5। 18 किसके लिए? आर्गन के लिए। आर्गन। बोलते जाएंगे बच्चे की तरह। 4s2 प्लस 3d 5। बस इतना ही जानना है। मैग्नीज याद हो गया। मैग्नीज से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो समझ में आ जाएगा। टॉपिक समझ में आ गया? यस। चलिए, मैग्नीज आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, एक और कंसेप्ट बताते हैं। डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? डी में इलेक्ट्रॉन टोटल होता है 10। तो 10 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 10 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 1 2 3
4 और 5। अब देखिए सबसे पहला काम ये है डी ऑर्बिटल का। अब इसमें क्या है कि पहले एक एक गो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे। जी अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस एरो का लिखने का मतलब क्या हुआ, सो हम आपको समझा देते हैं। जैसे ये है परमाणु, ये क्या है एटम, ये क्या है एटम। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें होता है प्रोटॉन और इसमें होता है न्यूट्रॉन। टॉपिक समझिए। अगर यह D1 है, D1 इसको कहिए, इसको कहिए D2, इसको कहिए D3, इसको कहिए D4 और इसको कहिए D5। समझ में आ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1s2 हो गया, यहाँ 2s2, ऐसे ऐसे करके भरा हुआ रहा, अंतिम में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये एरो है। इस एरो का मतलब अगर ये है एरो इस तरह से, तो इसका मतलब ये इस प्रकार से यहाँ ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। तो ऐसा ऐसा 5 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इतना फिगर बना के हम नहीं दिखाएंगे। हाँ बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिखाए तो ये हो गया अपोजिट, मतलब इस उल्टा घूम रहा है। टॉपिक समझ गए। एक क्लॉकवाइज तो दूसरा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा कौन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये आप समझ गए, इस एरो का मतलब आप समझ गए। लेकिन पहले हम क्लॉकवाइज भरेंगे, माने पहले हम एक ऊपर वाला भरेंगे और उसके बाद हम नीचे वाला सिंगल सिंगल भरेंगे। टॉपिक समझ में आ गया। ये एरो का मतलब, चलिए एरो का मतलब ही समझ में आ गया। ये 11th का है। अब देखिए इसमें सिस्टम क्या है, 11th में ही पढ़ना भी रहता है और 12 में भी पढ़ना रहता है। क्या पढ़ना रहता है कि अगर डी में 1 2 3 4 5, अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसको कहेंगे हम D5, तो यह कहलाएगा मोर स्टेबल। क्या कहलाएगा, मोर स्टेबल। और अगर इसमें हो जाए D10, 1 2 3 4 5, इसको भी आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कलम कम चलाने का मन है तो आप इस प्रकार से भी